हेलो सभी को। और आज हम बात करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखते हैं आज इसमें बिल्कुल सिंपल भाषा में कहाँ से कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें पूछा जाएगा 1874 में यानी कि 1874 में डी कैंडोले ने विश्व की वनस्पति को 5 प्रदेश में बांटा था। मैं इसमें बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेक्स्टोथर्मल। इसी का बेस बनाकर कोपेन ने अपने जलवायु जो वर्गीकरण है वनस्पति के आधार पर सर्वप्रथम दिया था। उसके बाद इन्होंने औसत तापमान है, औसत वर्षण है, इसके आधार पर दिया था। ये सबसे मेन चीज़ है इनकी। आगे देख लेते हैं जिसका कोपेन ने अध्ययन किया, यानी जो कैंडोल ने विश्व की 5 वनस्पति बताई थी, मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेक्स्टोथर्मल, जो 5 प्रकार की बताई थी, उसका बेस बनाकर इन्होंने किया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने अपना बेस किसके आधार पर बनाया था, तो जी कैंडोले के आधार पर जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसके बेस पर बनाया था, जिसका कोपेन ने अध्ययन किया एवं 1918 में स्वयं के द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया। सबसे पहला 1918, 1936, 1948, ये 3 डेट है। इन्होंने 18 वर्ष के अंतराल पर, आप देखेंगे 18 के बाद 36 में, 36 के बाद 1948 में, ये आपको याद रखना है। तो 18 वर्ष के अंतराल पर, चूँकि कोपेन का वर्गीकरण वनस्पति के वितरण पर आधारित है। पूछा जाएगा कोपेन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस बेस पर आधारित है, तो ये वनस्पति पर यानी वेजिटेशन पर आधारित है। इसके लिए इनका वर्गीकरण अनुभाविक है। अनुभाविक का मतलब इम्पेरिकल है। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनका जो वर्गीकरण है किस बेस पर आधारित है, तो ये अनुभाविक है। जो भी पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखने की कोशिश की है। ये खुद मैंने अपने से बनाया है। इसमें देखिएगा, किंतु एक मिनट थोड़ा आगे कर लेते हैं। किंतु कोपेन को सही दिख रहा, किंतु कोपेन को शीघ्र ही यह महसूस हुआ कि वनस्पतियों के आधार बनाकर किया गया वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। इन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने क्लासिफिकेशन दिया है वनस्पति के आधार पर, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, पहले दिया तो क्लासिफिकेशन वेजिटेशन के आधार पर, लेकिन फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यह जो वर्गीकरण है पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन्होंने औसत तापमान, जैसे मैंने बताया था अभी, औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर एवं एवरेज रेनफॉल को आधार बनाकर, यानी औसत वर्षण को आधार बनाकर विश्व जलवायु को सूक्ष्म रूपों में वर्गीकरण किया। मैं सारा एक एक करके बताऊंगा क्या कैसे कैसे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और किस तरह से इनको याद करना है। ये पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कूट के माध्यम से। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, A, B, C, D, E, इनमें से कौन इससे रिलेट नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कैसे पूछेगा। क्योंकि इस वर्गीकरण संख्यात्मक मानों को अपनाया गया है। इसमें से पूछा जाएगा, ए में पूछा जाएगा कि इनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर बनाया गया, तो डी कैंडोले के। एक पूछा जाएगा कूट के माध्यम से, इन्होंने कब दिया, डी कैंडोले ने 1874 में दिया। तीसरी बात पूछी जाएगी, इनका अध्ययन कब आया था, तो 1918 में आया था कोपेन का। फिर पूछा जाएगा इनका जो वर्गीकरण था किस पर आधारित था, तो वेजिटेशन पर आधारित था। इनका वर्गीकरण कैसे है, तो अनुभवक है यानी इम्पेरिकल है, अनुभव के आधार पर है। फिर पूछा जाएगा कि वनस्पति के आधार पर बनाने के बाद इन्होंने फिर किस चीज़ को अपना बेस बनाया था, तो उन्होंने एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल यानी एवरेज टेम्परेचर एवरेज रेनफॉल को बेस बनाया। फिर पूछा जाएगा क्या इनका वर्गीकरण संख्यात्मक मानों को अपनाता है। संख्यात्मक मान का मतलब होता है फ्रेंड्स संख्या के रूप में। संख्या का रूप मतलब A है, B है, C है, D है, E है, F तक इन्होंने माना था। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। इनका देखो संख्यात्मक पर है, जब कोई भी चीज़ संख्यात्मक होती है तो फ्रेंड्स वो जो होती है परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि उसको मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। गुणात्मक होता है फ्रेंड्स, तो गुणात्मक में हम किसी भी चीज़ को परिमाणात्मक उसको मतलब माप नहीं सकते, किसी के गुण को हम माप नहीं सकते। इसलिए ये जो है संख्यात्मक होगा तो परिमाणात्मक भी जरूर होगा। यहाँ से ये पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं
आगे देखिए, सबसे पहला जो बृहद वर्गीकरण था इनका 1918 में दिया, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर दिया था इन्होंने मेगा थर्मल यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि उष्ण कटिबंध, जिसके लिए इन्होंने ए का प्रयोग किया। मैं इसके बाद में बताऊंगा कैसे कैसे किया। फिर दिया इन्होंने जीरोफाइट यानी शुष्क मरुस्थलीय वन, यानी बी का प्रयोग किया। मेसोथर्मल यानी मीजोथर्मल समशीतोष्ण वन, जिसमें सी का प्रयोग किया। फिर आता माइक्रोथर्मल, माइक्रो का मतलब छोटा तापमान, माइक्रो माने सूक्ष्म, थर्मल माने तापमान, ताप, यानी शंकुधारी वन, टैगा वन या बोरियल वन, इनको 3-4 नाम से पुकारते हैं। कॉर्निफोरस शंकुधारी को कॉर्निफोरस बोलते हैं। टैगा यानी कि बोरियल वन। तो 3-4 नाम है, इनको याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा हैकिस्टोथर्मल, ये होता है टुंड्रा, सबसे बाद का जो होता है टुंड्रा, उसके लिए इन्होंने ई का प्रयोग किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है, इसमें पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, मैं बताऊंगा इसके बाद में सबका प्रयोग बताऊंगा, कहाँ कहाँ कौन सी जलवायु विश्व में पाई जाती है। औसत तापमान के आधार पर 1936 में ए जलवायु यानी ए जो है सबसे, ए मतलब मेगा थर्मल जलवायु प्रदेश के सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए पृथ्वी है, हमें आपको सबको पता है कि इस पर 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। तो सबसे ज़्यादा कोई सा ही महीना ले लीजिए 12 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 12 महीने में कोई सा भी महीना आप ले लीजिए, औसत मासिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है। यहाँ का तापमान 18 से कम नहीं होता है। जब हमें कोर्ट में पूछा जाएगा, अगर इनको क्वेश्चन बनाना होगा तो हमसे पूछा जाएगा ए जलवायु प्रदेश के सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, तो वो क्या करेंगे ऑप्शन में, कम रहता है। तो हमें कन्फ्यूजन होगा, कम रहता है अधिक रहता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर 18 सेंटीग्रेड से क्या है, अधिक ही रहता है, उससे कम नहीं होता है, चाहे साल के कोई से भी महीने ले लीजिए। तो यहाँ ये जो है बर्डों से खेल सकता है, अधिक या कम। तो फ्रेंड्स, यहाँ अधिक रहता है, मेन पॉइंट याद रखिएगा। फिर आएगा बी जलवायु, ए के बाद बी का मतलब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु या जीरोफाइट। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं कोशिश करूँगा A to Z इसमें कवर हो जाए सब अच्छे से, जो कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। बी का मतलब जलवायु प्रदेश में वर्षण की तुलना में बाष्पीकरण अधिक होता है, यानी कि जो यहाँ वाला क्षेत्र होता है, जो शुष्क होता है, यानी जो सवाना होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। बाष्पीकरण तो बहुत होता है, लेकिन वर्षण बाष्पीकरण की तुलना में कम होती है। इसको उलट कर बोल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वर्षण कम होती है। तो बी की बात हो गई। अब आते हैं सी की बात कर लेते हैं। तो सी पे क्या होगा फ्रेंड्स, जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 सेंटीग्रेड से कम तथा 3 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछा जाएगा सी जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे महीने का, सबसे ठंडे का मतलब है साल के 12 महीने में कोई सा भी एक महीना ले लीजिए, उस महीने का तापमान 18 सेंटीग्रेड से कम तथा 3 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, यानी 3 और 18 के बीच में रहता है। इनका कहने का मतलब ये था, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कोशिश कर रहा हूँ सब इसमें हो जाए एक में वीडियो में, काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। और बता देना कहीं ऐसा ना हो मैं अपने आप को ही ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा आप बता दीजिए कमेंट करके कि समझ आया नहीं आया। करते हैं डी की बात। अब सी की हो गई। डी जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का तापमान 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक के मध्य में एवं सबसे ठंडे महीने का तापमान 3 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। इन्होंने बताया डी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो ऊपर, जैसे साइबेरियन जलवायु DF, लॉरेंसियन DF, DV, आगे देखेंगे इसको सबको मैच करेंगे। डी का मतलब है जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का तापमान, कोई भी सबसे गर्म महीना हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसका जो तापमान होता है 10 से 18 तक के मध्य में रहता है। जैसा मैंने बताया था विषुवत रेखा पर 18 सेंटीग्रेड से अधिक, वहीं बी जीरोफाइट में 3 से 18 के बीच में रहता है। वहीं डी में क्या होता है फ्रेंड, 3 से नीचे चला जाता है,
ठंडे महीने का तापमान और सबसे गर्म महीने का तापमान 10 से 18 सेंटीग्रेड रहता है। ठंडे महीने में 3 से नीचे चला जाता है। आइए अब देख लेते हैं ई जलवायु। ई जलवायु प्रदेश में गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। पूछा जाएगा ई जलवायु प्रदेश में, ई का मतलब टुंड्रा जलवायु प्रदेश में गर्म महीने का तापमान 10 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो ना, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 सेंटीग्रेड से अधिक होता ही नहीं है, चाहे साल का कोई सा ही महीना ले लीजिए आप, वहाँ पर जो है 10 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता ही नहीं है। किसी भी महीने का तापमान 10 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है, चाहे महीना साल का कोई सा भी हो। ई जलवायु प्रदेश में, यानी ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय प्रदेश की जलवायु होती है, उसमें 10 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया वर्षा के आधार पर, जैसे मैंने बताया पहले वेजिटेशन यानी वनस्पति के आधार पर, फिर इन्होंने बताया था वर्षा के आधार पर। 1936 में किया था, पहले वेजिटेशन के आधार पर 1918 में, वर्षा के आधार पर 1936 में। पुनः कोपेन ने अपने बृहद जलवायु प्रदेशों को उप जलवायु प्रदेशों में वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सेकंड में इन्होंने जो 1936 में दिया था वो किसको बेस बनाया था, तो फ्रेंड्स इन्होंने वर्षा को बनाया था, जिसमें इन्होंने ACD जलवायु के लिए FWSM सूचकों का प्रयोग किया। AC का मतलब A के साथ में F, A के साथ में AW, सब समझ में आ रहा होगा, A के साथ में AS, A के साथ में M, मेरी बात को समझिए, A के साथ में F मेगा थर्मल, A के साथ में W 05 कह सकते हैं इसको, A के साथ में S कोरोमंडल तट पर होती है फ्रेंड्स ये, A के साथ में M मानसूनी जलवायु। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, M जो है सिर्फ A के साथ आता है, बाकी कोई से भी अक्षर के साथ में कोई भी अक्षर के साथ में M नहीं आता। चाहे आप A से लेकर F तक कोई सा ही वर्ड ले लीजिए, M सिर्फ A के साथ ही आएगा, बाकी किसी के साथ में नहीं आएगा। आप आगे देखिएगा सब समझ में आएगा। F का मतलब होता है फुल सीजन रेनी, फुल सीजन का रेनी का मतलब होता है साल भर वर्षा। बात को समझिए, साल भर, एनुअल, पूरे रेनफॉल, साल भर वर्षा। W का मतलब होता है विंटर ड्राई, W मतलब विंटर, W विंटर ड्राई, यानी कि सर्दी शुष्क रहती है, समर में रेनी होती है। M का मतलब मानसूनी रेनफॉल, जैसे अपने यहाँ होती है मई से लेकर जून से लेकर M। S का मतलब होता है समर ड्राई, यानी कि गर्मी में क्या होता है, शुष्क होता है, विंटर में रेनी होती है, जैसे कि AS। आप समझ रहे हैं कोरोमंडल तट पर क्या होता है, गर्मी में कभी, इस समय अब गर्मी आ रही है, इस समय कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, विंटर ड्राई, यानी सर्दियों में क्या होगा, लौटते हुए मानसून से, जो यहाँ से लौटता हुआ मानसून होता है, भारत से आता है, बंगाली खाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, उससे क्या होता है, रेनफॉल होती है। तो याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं ए जलवायु के लिए। AF विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, AW सवाना सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश, AM मानसूनी जलवायु, A में S जलवायु नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, A के साथ F आता है, A के साथ W आता है, A के साथ M आता है, A के साथ S उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में नहीं आता है। आगे देख लेते हैं C जलवायु के लिए। CF ब्रिटिश तुल्य पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ऐसी कौन सी जलवायु है जिसमें इक्वेटर को छोड़कर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स वो है CF जलवायु है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। एक जलवायु और है DF, सॉरी फ्रेंड्स, DF, ये वाला D बनेगा DF, यानी कि जो हमारी साइबेरियन तुल्य जलवायु है, उसमें इक्वेटर के बाद सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। CW ये चीन तुल्य जलवायु है, मैच द फॉलोइंग में दे देगा CF, CW, CM, CS। देखिए मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स आपको, MA के अलावा किसी के साथ नहीं आता है, तो CM में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है, इसलिए मैंने लिखने की कोशिश की है, A के साथ ही M आएगा, C के साथ नहीं आएगा।
CS जलवायु, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि CS जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु में जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है होती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है 13-15 मिनट की हो चुकी है, बस थोड़ा सा और है, इसमें देख लेते हैं। डी जलवायु के लिए DF लॉरेंसियन तुल्य जलवायु, जैसा मैंने अभी बताया। DW साइबेरियन। DM यानी M किसी के साथ आता ही नहीं है, तो D में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है। DS D में गर्मी होती है, समर में नहीं होती है, इसमें कोई ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती, यानी D के साथ S नहीं आएगा। गर्मी शुष्क तथा ठंडी में वर्षा, यानी समर एंड विंटर रेनी। आगे देख लेते हैं B जलवायु वर्गीकरण। B जलवायु वर्गीकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स, B जलवायु वर्गीकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स SW। S का मतलब होता है स्टेपी, ये लिखा है। W का मतलब होता है डिजर्ट, यानी कि विंटर डिजर्ट होता है। B के लिए B के साथ हम H का प्रयोग करते हैं, हॉट। H का मतलब हॉट होता है, K का मतलब कोल्ड होता है, इसको याद रखिएगा। जब ये याद होगा हमें ना, H का मतलब हॉट, K का मतलब कोल्ड, तो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक ये जलवायु होती है, यहाँ से ये कवर हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं। B के साथ BS यानी उष्ण स्टेपी होता है, तो B के साथ H होगा तो हॉट जलवायु होगी। बात को समझिए, अगर BSH तो उष्ण स्टेपी होगी। H अगर होगा, उष्ण क्या होता है, गर्म। H क्या होता है, गर्म, हॉट। तो BSH उष्ण स्टेपी आएगा। BSK तो B क्या होगा, शुष्क। K का मतलब कोल्ड, तो शीत स्टेपी, यही तो आएगा मैच द फॉलोइंग में। BSH तो B के साथ H आएगा तो उष्ण हो जाएगा, K आएगा तो कोल्ड हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे देख लेते हैं। BSK जलवायु 45 डिग्री पर मिलती है। BSH जलवायु 30 डिग्री पर मिलती है। BW आएगा तो H आएगा तो उष्ण मरुस्थल हो जाएगा, जैसा आप अपना रेगिस्तान है ना, थार का मरुस्थल। BWHW थार रेगिस्तान की है। आएगा BWK तो जैसे B का मतलब शुष्क और शीत मरुस्थल, पेंटागोनिया का पठार। क्या आ जाएगा, कोल्ड शीत मरुस्थल। E के लिए देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, रटना ही नहीं है। E जलवायु के लिए E के साथ में T आता है, E के साथ में F आता है। E के साथ T तो T का मतलब टुंड्रा। E के साथ F तो F का मतलब फुल आइस कैप, यानी सतत हिमाच्छादित क्षेत्र। सतत हिमाच्छादित क्षेत्र में होता है साल के 12 महीने क्या रहता है, हिमाच्छादित, यानी हिम से आच्छादित, यानी ढका हुआ रहता है, तो ये होता है EF। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी वीडियोज़। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कैसी वीडियो लगी। कल मैं कोशिश करूँगा T-बार था का वर्गीकरण, उसके बाद थार्नथ्वेट वाला वर्गीकरण, जिससे आसानी हो एग्जाम में करने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आगे और इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूँ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।